उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए। 6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने यह हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा? इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप बुजुर्गों की हमको सरपरस्ती चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमारी मां और बहनों की दुआओं की जरूरत है। और नौजवानों, तुम्हारे जोश और जज्बे को एक सही राह दिखाना है। तुम्हारे जोश और जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह से एक सर्कस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी, एक मुख्यमंत्री का एक मिनिस्टर कहता है कि राजस्थान में सिर्फ 2 नारे लग सकते हैं, एक राजीव गांधी अमर है, दूसरा अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। क्या करोगे? क्या करोगे? गोली मारोगे? जेल में डालोगे? डालो डालो। टीवी पर आकर कहता है। और फिर एक बीजेपी का विधायक जो था, हम आते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलता या तंग किया जाता है, मगर एक बीजेपी का नेता है, उनका नाम है ज्ञानदेव आहूजा। ज्ञानदेव आहूजा ने वीडियो में कहा कि हमने 5 को मार दिया और वो बाहर फिर रहा है। और बीजेपी से गहलोत मिले हुए हैं क्या? उसको क्यों नहीं पकड़ते आप? इसने अपने वीडियो में कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक ऐसे कई वाकयात हैं। अलवर में एक 16 साल के बच्चे को गाड़ी से रौंद दिया गया क्योंकि उसने वो नारा नहीं लगाया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई हमारी हक को हासिल करने की लड़ाई है। एक कांग्रेस का एक नेता बोलता है, बल्कि उनके मंच पर चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। कांग्रेस के जनसभा में चप्पल और जूते फेंके जा रहे हैं। वो दुकान लगा दिए जूतों और चप्पल की। और एक कोई उनका विधायक मंत्री कहता है कि जब मैं लड़ने पे आ जाऊंगा तो कोई बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, ये क्या कोई जंग हो रही है? ये राजनीति है। मगर कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। भाजपा में ही माशाल्लाह बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। भाजपा में ही बहुत बड़ा ड्रामा हो रहा है। जो आपकी साबिका मुख्यमंत्री महारानी है वो परेशान है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, वो भी परेशान है। मगर ये दोनों हमसे ज्यादा परेशान है। ये क्यों आ रहा है? चुनाव 1 साल है अभी से, क्यों आ रहे हैं? आएंगे, हम जरूर आएंगे। ये मेरा संवैधानिक हक है। मैं अपनी बात जनता के दरमियान में खड़े होकर बोलूंगा। ये जनता तय करेगी, आवाम तय करेगी। अगर मेरी बात में सच्चाई है, अगर जनता मेरी बात से मुतासर होती है, अगर आवाम अपने मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है, अगर जनता ये चाहती है कि उनको सम्मान मिले, अगर वो जनता चाहती है कि हमको अपना हक मिले, तो जरूर एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी की सरकार देश में है और देश के प्रधानमंत्री ने यह तय कर लिया है कि भारत के युवाओं का मुकद्दर वो बेरोजगारी बनाकर रख देंगे। जितने युवा पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर युवा बेरोजगार है तो भारत में है। मगर देश के प्रधानमंत्री से आप पूछो नौकरी के बारे में तो बोलेंगे भाइयों बहनों चाय पी लो। नौकरी किसी को नहीं मिलती। जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया? कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञानवापी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए,
तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। तो देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी ने क्या दिया और उनसे क्या छीन लिया। अगर कोई बच्चा स्कूल को जाता है, वो पेंसिल अगर खरीदता है तो पेंसिल पर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जीएसटी लगा दिया। पेंसिल के ऊपर, किताब के ऊपर। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन मत लो इम्तिहान में। वो मां बाप पर तो टेंशन में मर रहे हैं मोदी जी। वो अपने बेटी और बच्चे के स्कूल को भेजाने के लिए उसके पेंसिल पर आपने जीएसटी लगा दिया, किताब पर जीएसटी लगा दिया, चावल का पैकेट जीएसटी, दाल की पैकेट जीएसटी, तेल का डब्बा जीएसटी। अब खाली सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी है। तो ये इनका रिकॉर्ड रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक मर्तबा हमारे मजलिस के जिम्मेदारों का साथ दीजिए। हाजी आसिफ यहां पर मेहनत कर रहे हैं, इनका साथ दीजिए। आप मुत्तहिदा तौर पर एक जगह पर जमा हो जाएंगे और तमाम कमजोर तबकात, चाहे हमारे दलित भाई हों या जो भी वंचित समाज के लोग हों, हम उन सबको साथ लेकर ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि आप मजलिस को सरपरस्ती करिए, मजलिस का साथ दीजिए। याद रखिए, ये मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। आपको अपने बच्चों के, बल्कि आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा। आप कब तक कांग्रेस और भाजपा के पीछे चलेंगे? याद रखो, आप में इतनी काबिलियत है, आप में इतनी सोच है, आप उनसे ज्यादा ज़हीन हैं। जब आप एक बार फैसला कर लो कि मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगा, मैं जनता को साथ लेकर चलूंगा, तो याद रखो पूरी जनता तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, पूरी जनता आपके साथ खड़ी हो जाएगी। इसीलिए यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। अब अल्लाह से मैं दुआ ही कर सकता हूं कि हिदायत देने वाला, इंसान के दिल में मोहब्बत डालने वाला तो अल्लाह का काम है। असदुद्दीन ओवैसी की जबान में इतनी ताकत नहीं है, ना मेरे अल्फाज में उतनी ताकत है कि मैं किसी के दिल में अपनी जमात की मोहब्बत को पैदा कर सकूं। मुझसे जो हो सकेगा, मेरे साथियों से जो हो सकेगा, हम आपकी लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 65 साल पहले जब सरजमीन हैदराबाद से अपने सियासी सफर का आगाज किया, तो पहले मजलिस ने लोकल बॉडी के इलेक्शन में अपने कॉरपोरेटर्स को कामयाब करवाया। फिर उसके बाद उस वक्त आंध्र प्रदेश रियासत थी, मजलिस के विधायक मुंतखब हुए। फिर वक्त आगे बढ़ता गया तो मजलिस का एक पार्लियामेंट में मेंबर भी हैदराबाद की गयूर अवाम ने उनको कामयाब किया। आज हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के लिए तालीम के मैदान में पिछले 35 साल से, बल्कि पिछले 1984 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 40 साल से ये मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कामयाबी से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। हर साल 150 मुस्लिम बच्चे और बच्चियां डॉक्टर बनकर निकलती हैं। इंजीनियर हर साल करीब 250 या 300 के दरमियान में इंजीनियर बनते हैं। MBA का कॉलेज मजलिस चलाती है, MCA का कॉलेज मजलिस चलाती है, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बी फार्मेसी और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में MBA का कोर्स कॉलेज मजलिस चलाती है। तो तालीम के मैदान में सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरूम कायद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इन तालीमी इदारों को कायम किया। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में
दो बड़े अस्पताल भी चलाती है। एक का नाम ओवैसी हॉस्पिटल है जो मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है, और दूसरे का नाम प्रिंसेस असरा अस्पताल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असरा हॉस्पिटल में कम से कम पैसों में गरीबों का इलाज करवाया जाता है। वहाँ पर पैसे कमाने के लिए अस्पताल नहीं चलाया जाता है, बल्कि कम से कम रकम लेकर, इतनी रकम कि अस्पताल चल जाए। वहाँ पर आप जाकर कभी हैदराबाद आने का मौका मिला तो मैं आपको दावत दूंगा कि आप जाकर इन तालीमी इदारों को देखें, इन मेडिकल कॉलेज को, इन अस्पताल को देखें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सब कैसे मजलिस ने कायम किया? ये सिर्फ मजलिस ने अपनी जज्बाती तकारीर से कायम नहीं किया, बल्कि सरजमीन दखन पर बसने वाले मुसलमानों में एक सियासी शऊर बेदार हुआ और उन्होंने ये फैसला ले लिया कि हमने बरसों सब पार्टी इसका साथ दिया, अब हम मजलिस को मजबूत करेंगे। तो जो जनता ने मजलिस को सियासी ताकत दी, उस सियासी ताकत को मजलिस ने इस्तेमाल किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये तालीमी इदारे कायम किए, ये अस्पताल कायम किए। मैं आपसे ये बताना यही चाह रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, अगर आपके पास अपनी एक सियासी ताकत होगी, आपके पास अपनी एक सियासी पहचान होगी, तो जो काम हैदराबाद में मजलिस ने किया वो कोई मायूब बात नहीं है कि लखनऊ हो या राजस्थान में आप अपने तालीमी इदारे कायम कर सकेंगे। क्योंकि लोग सियासत में, राजनीति में आते हैं तो अपने ज़ाती मफाद के लिए आते हैं, दौलत कमाने के लिए आते हैं, अपनी शोहरत के लिए आते हैं। मगर मजलिस वो वाहिद सियासी पार्टी है जब अवाम ने, गरीब अवाम ने उनके लिए तकालीफ उठाई, गरीब अवाम ने मजलिस की कामयाबी के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। गरीब जनता और ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों ने हैदराबाद में मजलिस के लिए बड़ी मेहनतें और कुर्बानियाँ दी। एक पोलिंग के दिन 2-2 घंटे हमारी महिलाएं लाइन में खड़े होकर जब वोट डालती है, उससे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं पेश कर सकता। तो मजलिस ने उन कुर्बानियों की लाज रखी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये तालीमी इदारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। हैदराबाद में हमारे 7 विधायक हैं, मैं एक MP हूँ, और हैदराबाद में हमारे 44 कॉरपोरेटर हैं। आप कभी भी हमारे हेड ऑफिस दारुस्सलाम को आइए, जुमे का दिन छोड़कर सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक पूरे MLAs, मैं खुद वहां पर बैठता हूं, कोई दरवाजा नहीं है, जनता आकर रास्त हमसे आकर बात करती है, अपनी तकलीफ को बयान करती है, अपनी शिकायत करती है, और अगर हम काम नहीं कर रहे तो हमारे मुंह पर आकर हम पर तनकीद भी करती है। हम उनका काम करते हैं। कोई भी सियासी पार्टी के दफ्तर में इस तरह का इंतजाम नहीं है कि अवाम और जनता का दरबार हफ्ते में 6 दिन लगता है, सुबह 10:30 बजे से दोपहर में करीब 2:30-3 बजे तक। जिसका की तकलीफ होती है, अगर हमसे वो उनकी मदद हो सकती है तो हम फौरन उनका काम कर देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी ख्वाहिश यही है कि इस तरह का काम करने का तरीका राजस्थान में भी हमको बनाना है। और अगर आप लोग मुत्तहिद हो जाएंगे, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपना एक अकॉर्ड मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम सत्ता अपनी अना के लिए या अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते। हम चुनाव लड़ते हैं कि जब सत्ता या हमारा विधायक बनेगा वो जनता को ताकतवर बनाएगा। आज आप देखते हैं कि भारत की राजनीति में जितने पॉलिटिशियन, जितने राजनेता आते हैं, वो अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं और जनता को कमजोर बना देते हैं। हमारा काम करने का तरीका यही है कि आप सियासी ताकत हासिल करो और उस सियासी ताकत को हासिल करने के बाद आप जनता के लिए, गरीबों की खिदमत करिए। जब हम अपने दारुस्सलाम में, अपने हेड ऑफिस में बैठते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन किस समुदाय का है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन दलित है, हर कोई आता है। बल्कि भाजपा के कई लोग
हमारे दफ्तर को आकर हमसे काम लेते हैं, मगर हम कभी भी उनसे ये नहीं कहते कि तुम भाजपा का रहकर हमारे पास क्यों काम लेकर आए हो। हम ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम हमारे दफ्तर को आए हो, ये कहकर तुम समझ कर आए हो कि तुम्हारा काम होता है। यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात आपको बताना जरूरी समझता हूं कि हमारे वालिद मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने 2005 में हैदराबाद में जितने गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स हैं, 2005 से अब तक इंशाअल्लाह अब एक 8-6-7 दिन में वो फंक्शन होगा। हम हर साल गवर्नमेंट के उर्दू स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, 10,000 करीब 10 से 12,000 बच्चों को हम एक स्कूल का बैग देते हैं। उसमें किताबें होती हैं, उसमें कंपास बॉक्स होता है। जो 10वीं जमात के बच्चे और बच्चियां होते हैं, उनकी इम्तिहान की फीस हम देते हैं। और जब 10वीं जमात का इम्तिहान होने से 2-3 महीने पहले हम एक मॉडल पेपर बनाकर उसकी किताबें मुफ्त में उन बच्चों को पूरे तेलंगाना की रियासत में बांटते हैं, ताकि वो 10वीं जमात में अच्छे इम्तिहान से कामयाब हो जाए। और हमारे पास एक स्कीम है कि जब 10वीं जमात के बाद अगर कोई 80% लेकर आता है तो उस बच्चे को या उस बच्ची को, चाहे कोई भी लाओ, उर्दू के मीडियम में उसको 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं। अगर कोई 70% लाता है तो 5,000 देते हैं। और अगर किसी गवर्नमेंट के स्कूल का पास परसेंटेज 100% होता है तो स्कूल के हेडमास्टर और टीचरों को हम एक 7,000 रुपए का कैश रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, क्योंकि उनके हौसलों को बुलंद रखा जाए। ये आप देखेंगे कि मजलिस कैसा काम करती है हैदराबाद में। एक तो सियासी दफ्तर में बैठते हैं, जनता के सामने बैठकर उनका काम करते हैं। तालीम के मैदान में हमारे तालीमी इदारे मजलिस ने खोले, और फिर हेल्थ के मामले में अस्पताल मजलिस ने खोला। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये भी हो सकता है राजस्थान में वो उस वक्त होगा जब आप एक सियासी ताकत और कुव्वत बनकर उभरेंगे। याद रखिए, ये लड़ाई असदुद्दीन ओवैसी और जावेद और जमील और आसिफ, हाजी आसिफ जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारी लड़ाई अपनी जात की लड़ाई नहीं है। ये हम अपनी अना के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपनी मकबूलियत के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जिसको देखकर लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नफरत करते हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं या फुला टीम से मिले हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद के खिलाफ आकर मेरे खिलाफ काम करते हैं, मगर अल्लाह का फजल रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका रहा कि अल्लाह ने हमको भाजपाइयों पर और जालिमों पर कामयाब और कामरान करता रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये काम मजलिस ने किया, इसलिए हमसे नफरत करते हैं। अरे जब इतने तालीमी इदारे हमने कायम किए, अस्पताल हमने कायम किए, ये बात सुन लो आप, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी औलाद को नहीं मिलेगा, ये मेरे परिवार और खानदान का नहीं होगा। ये कौम की अमानत है और कौम उसको चलाएगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला।